बेटा, घर में सिर्फ दो ही आदमी थे। बेटा नौकरी करता था, माँ गांव में रहती थी, हर महीने 1000 रुपये भेज देता था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कोविड आ गया, नौकरी छूट गई। बेटे ने माँ को चिट्ठी लिखी, माँ मेरी नौकरी छूट गई है, इस महीने पैसे नहीं भेज पाऊंगा, नई नौकरी ढूंढ रहा हूं, जैसे ही नौकरी मिलेगी सबसे पहले आपको पैसे भेजूंगा। आपका बेटा। चिट्ठी को डालने के लिए बस में बैठ के जा रहा था, जेब कतरे ने जेब काट ली, मात्र 200 रुपये बचे हुए थे और वो चिट्ठी दोनों ही चीज निकाल ली। लड़के को तनाव हो गया, रात भर नींद नहीं आई। पहली रात, दूसरी रात, तीसरे दिन सुबह सुबह चिट्ठी मिलती है। लिखा था, जो डर था वही हुआ, चिट्ठी माँ की ही थी। लिखा था, बेटा हर महीने की तरह इस महीने भी तेरे भेजे हुए 1000 रुपये प्राप्त हुए, तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे, शुभ आशीर्वाद तुम्हारी माँ। लड़के को और ज्यादा टेंशन हो गया क्योंकि उसने पैसे नहीं भेजे थे। अगले दिन एक छोटा सा पोस्ट कार्ड मिलता है। लिखा था, भाई साहब नमस्कार, मैंने आपकी जेब काटी, 200 रुपये मिले, 800 रुपये अपनी जेब से मिला दिए थे, माँ को 1000 रुपये भेज दिए थे। तू चिंता मत करना, माँ माँ होती है, चाहे आपकी चाहे मेरी, आपका जेब कतरा। ये पहला स्कूल है जो इतनी अच्छी बात पे भी ताली नहीं बजा रहा। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया था तब तो आप ताली बजा रहे थे, अभी इतनी अच्छी बात सुनाई है उसमें ताली आप नहीं बजा रहे हैं। बेटा सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि आपके चेहरे वैसे होने चाहिए जैसे खिले हुए होते हैं। मैं आपको कोई टेंशन नहीं दूंगा, आई प्रोमिस। दो बातें खास तौर पर मैं प्रोमिस करना चाहता हूं। पहली तो ये, सिवाय आपके हम किसी की बात नहीं करेंगे। धन्यवाद भी मैडम का मैं लास्ट में कर दूंगा। दूसरी, आपको जरा सा भी ये लगे कि किसी बोर कर दिए, थोड़ा सा हिंट दे देना, मैं फटाक से कुर्सी पे जाके बैठ जाऊंगा। मैं नहीं चाहता मेरे प्रति किसी की दुर्भावना हो। अच्छी अच्छी बात करेंगे, 2-4 ही करेंगे और बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे। हाँ ये जरूर है, जो भी बात मैं करूँगा तकरीबन 6 महीने तक अगर आप उसे भूल कर दिखा दें तो ये मेरा चैलेंज है। पर उससे पहले थोड़ा सा चेक कर लें हम, क्योंकि मुझे ये फैसला करने में दिक्कत आ रही है कि आप कैसे बच्चे हैं। बच्चे बहुत अच्छे भी होते हैं, थोड़े कम अच्छे भी होते हैं, और थोड़े से बहुत ही थोड़े कम अच्छे भी होते हैं। कर ले बात थोड़ी सी, कुछ टेंशन वेंशन कम हुआ है भाई, आराम से बैठ जाओ, अब फील फ्री। बात करेंगे, आपका थोड़ा बहुत शेयर करने को जी करे तो कर लेना, ना तो मैं तो बोलूंगा ही। करें बात। मेरे पास बेटा 10 रुपये हैं, आपका मन करे तो बताना, ना मन करे मत बताना, कोई बात नहीं। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा करता जब मैं स्टूडेंट था। तू बता बेटा, तू बता बेटा, भाई दुखी कर दिया करते पूछ पूछ के। आपका मन करे तो बताना, नहीं तो चुप। मेरे पास 10 रुपये हैं, 2 बच्चे हैं, एक छोटी सी गुड़िया है, बहुत प्यारी लग रही है मुझे, एक उसका भैया वो थोड़ा सा बड़ा है। मैं उस 10 रुपये को दोनों बच्चों में बांटना चाहता हूँ। छोटे वाली गुड़िया को 1 रुपया फालतू देना चाहता हूँ और बड़े वाले को 1 रुपया कम। कितने कितने दे दूं? 6 और 4, शाबाश, अब बजाओ ताली। क्योंकि 6 और 4 में फर्क हो गया 1 रुपये का। ऐसा ही कहा था ना मैंने, 6 और 4 में फर्क कितने का हो गया? सुन रहे हैं मैडम आप अपने बच्चों की कारगुजारी? 6 और 4 में कितने का फर्क बता रहे हैं? अरे मैंने तो ये कहा था 1 रुपया फालतू मिलना चाहिए। 5 और 4 दे दो, शाबाश, अब इसकी ताली बजाओ। कितने हो गए भाई रुपए? टोटल कितने हो गए? 9। ये हमारी स्थिति है। अरे 10 रुपए को नहीं बांट सकते, इतने सारे बच्चे हो हैं, नहीं बांट सकते जी, अपने 10 रुपए वापस ले जाओ। एक को 5.5 दे दो बेटा, एक को 4.5, क्या दिक्कत है? कि जी हम इस तरह के पंगे लेते ही नहीं, ये हमारी सोच है। और एक उदाहरण मैं और दूंगा, उसके बाद हम अपनी बात शुरू करेंगे। और इस उदाहरण में भाई मुझे 100% है आप सारे के सारे बच्चे फेल होंगे। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, पूछूंगा और आप सारे फेल भी होंगे। और बताने को मन ना करे मत बताना, कहीं तो टीचर भी फेल होंगे देखना, पर बताना नहीं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम फेल हुए या पास हुए। 2 एग्जाम्पल,
छोटा बच्चा है 6-7 साल का, चारपाई पे बैठा है, 2 सेब हैं उसके पास। सामने से पापा एंटर करते हैं घर में, जैसे ही उसे पापा दिखाई दे फटाक से एक सेब उठाया, काट लिया, फिर दूसरा सेब उठाया और काट लिया। क्यों? पता है क्यों? कहता पापा ये वाला खा लो, ये ज्यादा मीठा है। आपने सोचा था ऐसा? ना जी, हम तो क्या सोच रहे थे, दोनों अपने। कौन लाया था सेब? पापा ही तो लाए थे। कपड़े भी वही, खाना भी सब कुछ वही करते हैं, पर हम उस पापा के लिए भी इतना करने को तैयार नहीं है कि यही सोच लें कि मीठे वाला उनको देंगे। हम तो ये सोचते हैं एक काट लिया ये तो कब्बू हो ही गया, दूसरा भी काट लो, फिर दोनों खाएंगे मजे सारा दिन। दिस इज व्हाट वी थिंक। मुझे कई बार लगता है इंसान की सोच अच्छी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेहत थोड़ी सी कम हो जाए कोई बात नहीं, काम चल जाता है। दिमाग भी थोड़ा कम हो, वो भी खूब खाते कमाते हैं, पर जिसकी सोच गलत होती है वो जीवन भर दुखी रहते हैं। एक उदाहरण दूंगा, आप उसमें बताना कि निष्कर्ष क्या निकला। एक भी फालतू की बात नहीं करेंगे बेटा, मैं जितनी भी बात बताऊंगा उनका कोई ना कोई मतलब होगा हर एक का, और वो मतलब आपको कितना अच्छी तरह समझ में आ जाएगा उतना ही आप उसका फायदा उठा सकते हो। करें शुरू। बूढ़ा सा गधा था, मालिक उसके पीछे पीछे, गधा आगे आगे, खेत में से घर आने लग रहे थे। गर्मी का टाइम, बुरी तरह से तप रही धूप, जून का महीना, दोनों को पसीने तरबतर हुए हुए, कम दिखाई देता था बुढ़ापे की वजह से। कोई गड्ढा था, कोई पुराना कुआं था, और गधा देख नहीं सका उसे, और धड़ाम से कहां जाके गिरा, उस गड्ढे में। 8-10 फुट गहरा गड्ढा। बुढ़ापा वैसे इतनी बुरी तरह से, ऊपर गर्मी पड़ रही, गिरते ही उसे लगा लो भाई जीवन का आखिरी मौका, अंतिम दिन आ गया है, अब तो बस जीवन पूरा हो गया। नहीं नहीं, उसे ख्याल आया, नहीं नहीं ऐसे थोड़ा ना, तेरा मालिक साथ है, बचाएगा तुझे, ऐसे थोड़ा ना मरने देगा। कितना अच्छा है, कितना मेरा ध्यान रखता है, जरूर मेरे को बचाएगा, ऐसे नहीं मरने देगा, ऐसे थोड़ा ना, इतने साल से मैं इसके साथ इसका काम कर रहा हूं, बहुत अच्छा आदमी है। बाहर मालिक खड़ा है, जैसे ही गधा धड़ाम से गिरा, सोचता है ठीक हुआ, मरना तो इसको था ही, बूढ़ा हो रहा, अब नहीं तो 2 महीने बाद मरता, और 2 महीने बाद मरता तो 2 मजदूर लाने पड़ते, गड्ढा खोदता, सारे दिन की मेहनत खराब होती, एक दिन खराब जाता। अब ठीक हुआ, सही टाइम है, ना किसी को पता, अब नहीं मरा होगा, थोड़ी देर में मर जाएगा। गधा अंदर पड़ा पड़ा सोच रहा है तेरा मालिक बहुत अच्छा है, बचाएगा, और मालिक सोच रहा है मर गया ठीक है, नहीं मरा होगा तो भी थोड़ी देर में मर जाएगा, इसको यहीं दबा दूं। 2 ही सेकंड में फैसला हुआ। मालिक ने कस्सी उठाई, मिट्टी की भरी और गधे के ऊपर डाल दी। जैसे ही गधे की कमर पर मिट्टी डली, अरे कितना अच्छा मालिक है, जोर से हिला, मिट्टी नीचे चली गई। दूसरी कस्सी भरी, दोबारा कमर हिलाई, तीसरी कस्सी भरी, वो कस्सी डालता गया और गधा कमर हिलाता गया। आधे घंटे में गधा बाहर आ गया। सवाल उठता है, गधे की जान किसने बचाई? मालिक जान बचा रहा था, हैं? उसकी अच्छी, क्या नाम है गुड़िया? शुभी, शुभम, वेरी गुड, कितनी अच्छी बात है। उसकी अच्छी सोच ने, गधे की सोच अगर अच्छी नहीं होती तो मर गया था। इसलिए क्या अच्छा होना चाहिए? सोच अच्छा होना चाहिए। और इंसान की सोच अगर अच्छी है तो मैं कहता हूं पैसे थोड़े हैं तब भी काम चलता है, सेहत थोड़ी सी कम है तब भी काम चलता है, इवन दिमाग भी थोड़ा सा कम है तो भी काम चलता है। लेकिन अगर सोच गड़बड़ हो गई तो क्या हो जाता है, और ज्यादातर उस सोच की वजह से सारी सुनारियां की जेल भरी पड़ी है। सोच 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 में गड़बड़ होती है। राजा थे कोई, अपने लाव लश्कर के साथ वजीर भी साथ ले लिया, सिपाही भी साथ ले लिए, शिकार के लिए कभी गए थे पुराने समय में, भटक गए, कोई किसी तरफ चला गया, कोई किसी तरफ जंगल में, राजा अकेला रह गया। बड़े ठाठ बाट से रहते थे, सबसे ज्यादा तकलीफ राजा को ही हुई भाई। जैसे ही वो जंगल में भटके तो घूमते घूमते एक कुटिया के सामने जा पहुंचे। वहां क्या देखते हैं, एक संत बैठे हैं, और संत भी सूरदास, दिखाई नहीं दे रहा उनको। उनसे कहा, महाराज मैं भटक गया हूं, मुझे रास्ता दिखाओ, जंगल से बाहर निकलना चाहता हूं। तो संत ने कहा, जो आंखों से अंधे थे, उन संत ने कहा कि महाराज इस रास्ते से निकल जाओ, यहीं से पहले आपके सिपाही पूछ रहे थे, उनको बताया था मैंने, और यहीं से आपके वजीर को बताया था, और इसी रास्ते से आप चले जाओ। राजा उस रास्ते से चला गया तो देखता है आगे जाके उसे वजीर मिला, और फिर और आगे गए तो
सिपाही मिले। राजा को टेंशन हो गया, यार दिखाई तक देता नहीं, चलो रास्ता तो बता दिया पर इन्हें ये कैसे पता लगा कि जो पहले आए थे वो सिपाही थे और जो दोबारा आए थे वो बाद में आए थे वो वजीर था, और अब मैं राजा हूं, इसको कैसे पता चल गया। वापिस आते वक्त उस संत के कुटी पे वो रुके और महाराज ने प्रश्न किया कि राजा ने प्रश्न किया कि संत जी मुझे ये बताइए कि आपके चक्षु नहीं है, आंखें नहीं है, उसके बावजूद भी आपको कैसे पता लगा कि कौन सिपाही था और कौन वजीर। पता है संत ने क्या जवाब दिया? कहता है जब पहली बार कोई पूछने आया ना तो उसने कहा था, अंधे जरा जंगल से रास्ता बताना किस तरफ निकलने का है। और दूसरे ने कहा था कि बाबा जी मैं भटक गया हूं, को रास्ता बताना। और जब आप आए तो मुझे महाराज जी के नाम से संबोधन किया। आदमी के व्यवहार से यह पता लग जाता है कि उसकी सोच कैसी है। जैसे जैसे आप अच्छे बच्चे बनोगे तो आपके व्यवहार में बहुत ज्यादा चेंज आता जाएगा, है ना भाई। किसी की तरफ ध्यान से देख लो, वो भी नर्वस हो जाता है। आप सुबह सुबह शीशा देखते हो? आपने एक बात देखी, जब शीशा देखते हो आपको ये विचार नहीं आता कि भाई मेरे से सुंदर इस दुनिया में और कोई नहीं है? मुझे तो आता है भाई, क्योंकि ये चीज मेरे हाथ में, मेरी कैसी शक्ल होगी, नाक कान आंख रंग बाल, ये मेरे हाथ में है क्या? मेरे हाथ में तो क्या है? अपनी सोच को, अपने व्यवहार को, उसको बदलना। आपने मोनालिसा का फोटो देखा? एक मूर्तिकार हुए, उन्होंने किसी बच्चे की फोटो बनाई, फोटो भी क्या मूर्ति बनाई, इतनी गजब की, क्या छोटे छोटे डिंपल, इतनी सुंदर सुंदर सी नाक, इतनी अच्छी अच्छी भौहें, देखते ही आदमी फोटो को देखते ही खुश हो जाए। और वो चित्रकार सिर्फ एक उस चित्र की वजह से सारी दुनिया में फेमस हो गया। कौन सा चित्रकार? वो जिसने वो प्यारा सा बच्चे का फोटो उतार रखा। सारी दुनिया में उसने खूब सारा नाम कमाया। करते करते वो बूढ़ा हो गया। एक दिन बैठा बैठा सोचने लगा कि जिस दिन तू मरेगा लोग कहेंगे यार बड़ा मक्कार आदमी था, एक ही चित्र में सारी जिंदगी निकाल गया। नहीं नहीं, मैं एक चित्र और बनाऊंगा। साथ साथ क्यों नहीं बोलते? तुम मरे मरे से क्यों बैठे हो भाई? एक चित्र में और बनाऊंगा, और इस बार ना बहुत सुंदर नहीं, सबसे भूंडा फोटो बनाऊंगा। जिसका चेहरा सबसे गंदा होगा ना उसका फोटो बनाऊंगा मैं। ये फैसला उसने कर लिया। अखबार में ऐड दे दी, मैं एक बदसूरत से बदसूरत आदमी का फोटो बनाना चाहता हूं, तुरंत संपर्क करें। किसी ने संपर्क ना किया भाई, सारी जगह धक्के खा लिए। आखिरी में किसी ने बताया कि एक आदमी जिसकी शक्ल इतनी भद्दी है, लंबे लंबे कान, चेहरे पे दाग, यहां पे कट का निशान, लंबे लंबे दांत और घुंघराले बाल और काला शरीर, हे भगवान, उसका तो डिस्क्रिप्शन से भी डर लगे। यहां सुनारियां जेल में बंद है। चित्रकार कहां पहुंचा? सुनारियां जेल में। और जेलर को जाके कहता है कि जी उस आदमी का मैं मिलना चाहता हूं। कहते उससे? अरे उससे तो आज तक उसके घर वाले मिलने नहीं आए, तू क्या करेगा? कहता मैं उसका चित्र बनाऊंगा। तो जेलर को टेंशन हुआ कि यार कमाल है, इतनी गंदी शक्ल, उसकी भी चित्र बनाने के लिए इतनी दूर से चल के आया है। चलो, उसको मैसेज भेजा गया कि भाई कोई आया है मिलने। बड़ा उत्सुकता से भागा भागा आया कि हाँ जी बताओ कैसे आए, मेरे से क्यों मिलना चाहते हो? कहते तेरा चित्र बनाऊंगा। वो कहता मेरा चित्र? अरे मैं अपनी शक्ल खुद नहीं देखता, तू चित्र बना के क्या करेगा? तो उसने बताया कि मैंने एक बहुत सुंदर चेहरे का एक छोटे से बच्चे का फोटो बनाया था, और उस चित्र से मैं दुनिया में इतना फेमस हुआ, दुनिया भर का पैसा मैंने कमाया। अब मैं अंतिम समय में एक और फोटो बनाना चाहता हूं, और मुझे लगता है इस बार जितना ज्यादा वो सुंदर था उतना ही भद्दा चेहरा मैं बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपका सिलेक्शन किया है। भाई आदमी को गुस्सा तो बहुत आया, पर कोई किसी का फोटो बनाने के लिए आ रहा हो। कहता क्या तू मुझे वो फोटो दिखा सकता है जो तूने बच्चे का बचपन में बनाया था और जो इतना फेमस हो गया? कहते हाँ। उसने बैग में से निकाल के उस कैदी को वो फोटो दिखाया। उस फोटो को देखते ही वो कैदी रोने लग गया। कहते रो क्यों रहा है? कहता ये मेरा फोटो है, मैं बचपन में था, इतना सुंदर था, मैं गलत काम करता गया और मेरा चेहरा बदलता गया, मैं गलत काम करता गया और मेरा चेहरा बदलता गया।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, रोजाना फोटो देखा करो अपना, कहीं कोई चेहरे में बदलाव तो नहीं आ रहा। छोटा सा बच्चा था घर में, मम्मी डॉक्टर और पापा इंजीनियर, एक्शन बने हुए भाई। बच्चे की जिस दिन भी टेस्ट रिपोर्ट, अरे बुद्धू 50 में से 27 नंबर, तूने तो नाक कटवा दी, देखना। वाइफ कहती, अरे शर्म आती है मेरे को तो, तेरे को बेटा कहते, इतने कम नंबर, तू पढ़ता क्यों नहीं सारे दिन, तुम लगा इसका ट्यूशन, ये कर वो कर। वो फिर 27 की बजाय 25 ले गया। अरे बुद्धू, पापा नमस्ते करने आए अंकल के, कोई भी अंकल, बेटा कितने नंबर आए, अरे हमारा तो बुद्धू पैदा हो रहा है, इसकी माँ डॉक्टर है, मैं एक्शन हूं, उसके बाद भी हमारे तो बुद्धू पल्ले पड़ गया। आप सोच कर देखो, जिस बच्चे के माँ बाप उसे बुद्धू कहते हैं वो कहाँ जाए। स्कूल में तो चलो कह दिया टीचर ने, कोई बात नहीं, घर पे भी माँ बाप भी कहें बुद्धू बुद्धू। 7वीं में हुआ था भाई, उड़ीसा की बात है, उड़िया जो लैंग्वेज होती है, जैसे अपनी हिंदी संस्कृत है, उड़िया नहीं आती थी उसको, उसमें थोड़े नंबर आते थे, बाकी सारी चीज ठीक थी। जब भी उड़िया का पेपर हो सब बुद्धू कहें उसको। एक दिन उसने फैसला किया, भाई ये समस्या अब मेरे से काबू से बाहर हो गई है, मैं इनके घर रहता ही नहीं। मम्मी पापा का घर छोड़ दिया। 7वीं 8वीं का छोटा सा बच्चा चलते चलते जहां भी रात हुई, जहां भी अंधेरा सा हुआ, उसी गांव में अंदर घुसने लगा। जो भी पहला घर था उसके अंदर घुसा तो लोगों ने रोक दिया, अरे कहाँ घुस रहा है, कहाँ घुस रहा है। कहता क्या हो गया, कहता ये तो भूतों की हवेली है, इसमें आज तक कोई 20 साल से नहीं गया, मर जाएगा अंदर। कहता मरना ही तो चाहता हूं मैं, और तो मेरे को कोई मरने का तरीका आता नहीं, मम्मी पापा मेरे को बुद्धू कहते हैं, स्कूल में मेरी वैसे इज्जत नहीं, मैं मरना ही चाहता हूं, मैं देखूंगा उन भूतों को। छोटा सा बच्चा कैसी हवेली में घुस गया जिसमें 20 साल तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। जैसे ही अंदर घुसा, भूत ने कहा, रे तू कल का बच्चा, तेरी इतनी हिम्मत, 20 साल से यहां कोई एक भी मर्द अंदर तक नहीं घुस सका सारे गांव में से, तू ऐसा क्या है। कहता कर ले तेरे को जो कुछ करना है। कहता अच्छा तू ये बता पहले, तू घर को क्यों छोड़ा है। कहता यार तू ही बता, घर ना छोड़ू तो और क्या करूं, छोटा सा बच्चा हूं, सारा दिन बुद्धू बुद्धू कहते रहते हैं। अब भगवान ने जैसी मेरी बुद्धि दे रखी वही तो मैं कहां से ले आऊं बुद्धि, मेरी कोई इज्जत नहीं घर में, मैं मरना चाहता हूं इसीलिए आया हूं, तू मार दे तेरे को मारना है तो। पता भूत क्या बोला, मैं टीचर से पहले ही माफी मांग लेता हूं क्योंकि इसके आखिरी में कुछ गड़बड़ होगी। बेटा धूप लगे वो आगे हो जाओ, बेशक थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ। भूत से उसने कहा कि मेरे को उड़िया नहीं आती। भूत कहता है अगर मैं तेरे को उड़िया सिखा दूं तो। कहता तू अगर मेरे को उड़िया भाषा सिखा देना फिर तो मैं देख लूंगा उन दोनों को, फिर मरना भी कैंसिल है, तू उड़िया सिखा दे। भूत ने भाई रोजाना सुबह और शाम उसको उड़िया सिखाई और 1 महीने में इतनी फर्स्ट क्लास उड़िया उसे बोलना लिखना सब कुछ सिखा दिया। आज सुबह सुबह वो लड़का उठा कि आज मैं मम्मी पापा को देखूंगा जाके, वो बुद्धू कहते थे ना, अब बताऊंगा उनको बुद्धू क्या होता है। वो निकलने लगा तो भूत ने कहा रे कहां जा रहा है। कहता भाई मेरा काम था वो हो गया, मैं क्या करूं अब यहां। कहता तूने ये सोचा भी नहीं कि मैंने तेरे को उड़िया क्यों सिखाई, मारा क्यों नहीं। कहता बता भाई क्यों सिखाई। कहता है मैं आज से 20 साल पहले स्कूल में टीचर था उड़िया का, और सारी उम्र किसी एक बच्चे को भी एक अक्षर नहीं सिखाया। जब मरा ना भगवान ने उल्टा भेज दिया भूत बना के कि कम से कम एक बच्चे को पढ़ा के आ तब तेरी गति होगी, इसलिए तू जा मत, एक बार मेरी गवाही दे जा। 34 साल तक मैं फिजिक्स का प्रोफेसर रहा भाई। टीचर हैं ये बुरा ना माने, पर मैं ये साफ साफ संदेश देना चाहता हूं, इस धरती पे टीचर का प्रोफेशन सबके भाग्य में नहीं होता। पुल बनाने वाले आ जाएंगे, दवाइयां देने वाले आ जाएंगे, पुलिस में भी भर्ती हुआ जा सकता है, लेकिन अगर आप टीचर हैं तो किसी बच्चे का जीवन बदल सकते हैं। धरती पे एकमात्र इंसान टीचर ऐसा होता है जो किसी के जीवन को बदल सकता है। हम जो आज इस स्थिति में किसी ने किसी टीचर के बनाए हुए हैं,
और आप देखना मुड़कर, मैं तो यहां तक कहता हूं, जींद यहां से मैं प्रिंसिपल बन के गया था, यू विल नॉट बिलीव, जब प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठा अगले हफ्ते मेरे टीचर मुझे आशीर्वाद देने आए तो मेरा मन किया कि इस टेबल के ऊपर से कूद के मैं उनके पैरों का हाथ लगाऊं। इतना सम्मान होता है टीचर का, अगर हम वास्तव में टीचर हैं तो। एक आदमी सर्कस के मालिक के पास गया, आप इसका मतलब समझना, खासतौर पर +2 वाले बच्चों के लिए बताना चाहता हूं मैं। सर्कस वाले के पास गया, कहता है भैया सुना है आप अजीब गरीब करतब दिखवाते हो पशुओं से, जानवरों से, पक्षियों से। कहता हाँ। कहता मेरे पास एक कुत्ता है, बल्कि पिल्ला है छोटा सा, वो गिटार बजाता है, खरीदोगे? गिटार कुत्ता? हाँ, पामेरियन कुत्ता, बहुत छोटा सा, और गिटार बजाता है, जो तू गाना कहेगा उसी पे एकदम से उसकी धुन निकाल के दिखाएगा। अच्छा ले लोगे? हाँ हाँ ले लेंगे, आजा कल ही लेकर आ तू। अगले दिन वो आदमी अटैची लेकर गया, सूटकेस खोला, सूटकेस छोटा सा गिटार निकाला, उसमें से रख दिया, उसके साथ पिल्ला निकाला, छोटा सा पिल्ला, उसने पंजों से क्या किया, ऐसे ऐसे गिटार को, क्या गजब की धुन निकाल ही रहा था। इतनी देर में बाहर से एक बड़ा सारा कुत्ता आया और उस गिटार बजा रहे पिल्ले को उठा के गर्दन से और भाग गया। तो सर्कस का मालिक कहता है इसको रोकता क्यों नहीं, रोकता क्यों नहीं? फिर पिल्ले को उठा, कहता है ये इसका पापा है और इसको डॉक्टर बनाना चाहता है। ये हमारे समाज की त्रासदी है। जिसका पापा इंजीनियर बनने से फेल हो गया वो इंजीनियर बनाएगा, चाहे बच्चा मर जाए। जो डॉक्टर नहीं बन सके वो पीएमटी दिलवाएगा, चाहे कुछ हो जाए गुड़िया का। जबकि होना ये चाहिए, जिस बच्चे में जो टैलेंट है उसको हमें उभारना चाहिए, पेरेंट्स को बताना चाहिए। मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ, मेरा बेटा मॉडल स्कूल में पढ़ता था, जब भी मैं उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाता, साइंस का मैं हूँ, मेरी वाइफ भी साइंस की है, लेकिन मैडम हमेशा ये कहती कि सर आपके बच्चे की इंग्लिश बड़ी अच्छी है, आपके बच्चे की इंग्लिश बड़ी अच्छी है। और करते करते वही हुआ भाई, मैं इंजीनियर नहीं बन सका था, नॉन मेडिकल दिलवा दिया, पास तो हो गया, लेकिन वो वाली बात नहीं थी। अल्टीमेटली वी डिसाइडेड कि भाई इसकी अंग्रेजी का फायदा उठाया जाए। यहाँ गुड़गांव में कोई इंस्टीट्यूट था, वो 2 साल तो यहाँ करवाते थे बीटेक और 2 साल अमेरिका। मैंने उसमें दाखिल करवा दिया, ये सोच के कि 2 साल अमेरिका रह के आएगा तो अंग्रेजी एक तो अच्छी है ही और अच्छी सीख जाएगा, किसी बड़े होटल के बाहर खड़ा होगा तो भी 25-30 हज़ार रुपये कमा लेगा। सारी बात का निचोड़ क्या है, जिस बच्चे में जो टैलेंट है हमें उसी को उभारना चाहिए, उसी में उसको बच्चे को मजा आता है और उसी में उसकी अचीवमेंट मैक्सिमम होती है। क्योंकि पेरेंट्स से आप बहस करोगे तो शायद वो ना समझा सकें, इस तरह की बात बताओगे तो उनको शायद ये बात समझ में आ जाए। क्योंकि समटाइम्स हम शिक्षा लेते नहीं है, और मुझे तो भाई ऐसा लगता है जिंदगी में आप किसी तरफ झांक कर देखो, शिक्षा ही शिक्षा है, लेने वाला चाहिए। छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा 5वीं 6ठी का बच्चा कह लो, पापा मम्मी की उंगली पकड़े मार्केट में जा रहा है, उसे दिखाई दिया एक बढ़िया सा टेडी बियर टंगा हुआ है, क्या कहेगा मम्मी को वो? मम्मी मैं तो लूंगा। नहीं बेटा नहीं, अगली बार दिला ना, मैं तो लूंगा। 2 बार 3 बार कहा, उसे लगा मम्मी का दमखम नहीं है, उसकी उंगली छोड़ दी, किसकी पकड़ी? पापा की। पापा आप दिला दो, मम्मी मना कर रही है। नहीं नहीं बेटा अपने पास इतने ना, मेरे को नहीं पता, मुझे तो ये टेडी बियर चाहिए। पापा ने भी नहीं दिलाया तो पापा की उंगली भी छोड़ दी, जमीन पे लेट कर हाथ पैर मार रहा, रो रहा, पीट रहा, मैं तो लूंगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप देखिए इतना छोटा सा बच्चा कितनी कमर तोड़ मेहनत कर रहा है, माँ की इज्जत दाव पे, पापा की दाव पे, फिर अपनी दाव पे, और खड़ा होकर धमकाता है अगर नहीं दिलाओगे ना तो मैं आपका बेटा नहीं। इससे ज्यादा कितनी और मेहनत करेगा वो? किसके लिए कर रहा है? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। दूसरा, उसी बच्चे में किसी भी बच्चे को आप छोटी सी चीज दे दीजिए, कितना ही बेकार खिलौना दे दीजिए, कितना ही अच्छा दे दीजिए, पहले देखेगा, फिर चलाएगा, फिर उल्टा करेगा, फिर तोड़ेगा, फिर जोड़ के देखेगा। सीखने की कितनी ज्यादा इच्छा उसमें है। लेकिन हम हैं, पेरेंट्स भी आ जाते हैं उसमें, टीचर भी आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं। जबकि मैं तो यहां तक कहता हूं, जिस बच्चे के जितने प्रश्न ज्यादा हैं, ही इज मोर इंटेलिजेंट, वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। जिस बच्चे की जितनी जिज्ञासा शांत होती जाएगी वो ऊपर जाता जाएगा। हम हैं, कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछा नहीं, मम्मी ने एक थप्पड़, पता नहीं क्या क्या पूछता रहता है। जबकि बच्चों के हर क्वेश्चन का आंसर हमें देना चाहिए ताकि उसे ये ना लगे कि इसका कोई जवाब नहीं है। कितनी क्वालिटी हो गई?
अरे भूल ही गए आप तो। पहली क्वालिटी थी अपने लक्ष्य के लिए पूरा जोर लगाता है, दूसरी क्वालिटी है सीखने की जिज्ञासा रखता है, सीखना चाहता है हर चीज को। तीसरा, छोटे से बच्चे में आप देखना, जैसे ही आप उस बच्चे की तरफ देखोगे तो क्या करेगा, सबसे पहले मुस्कुराएगा, स्माइल देगा। और अपने यहां क्या है, अपने यहां तो जी बड़ा उल्टा सीधा काम चल रहा है। मैं नया नया लेक्चर लगा भाई, अब तो फिर भी थोड़ा सा दूसरी तरह का मरा सा था, पतला सा, चश्मे लग रहे। फाइनल की फर्स्ट ईयर की क्लास दे दी, फिजिक्स को घना सा बढ़िया सब्जेक्ट लोग नहीं मानते, बोरिंग कहते हैं, हालांकि मैं भी फिजिक्स का हूँ, मैडम भी फिजिक्स की है आपकी। तो इतनी मोटी किताब भाई, प्रदीप पब्लिकेशंस, हाथ में ठाके गया, चश्मे रहे लग, अगली अगली लाइन में सारे के चश्मे लग रहे, सब मुंह लुटकाए बैठे। मैंने कहा भाई कोई मरमरा गया ना जी। मैंने कहा हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फिर मुंह क्यों लटका रहे हो? ऐसा ऐसा बेकार सा मुंह हम रखते हैं। किसी बड़े से पूछ लो कि जी क्या हुआ, बड़ा मुंह सा लटका रहे हो, कहते फिर हंसने की भी क्या बात है। मतलब हंसने के लिए एक बात चाहिए, तब हंसेगा थोड़ी देर के लिए, फिर वैसा ही। भगवान ने जो मुंह दिया है उसको किस तरह से रखना चाहिए, स्माइल ही रखना चाहिए। मैं अभी इस बच्चे की तरफ देख के कह रहा था थोड़ा सा ध्यान से देख लो, उसी टाइम नर्वस हो जाते हैं। वी शुड गिव ए स्माइल। डॉक्टर रवि मोहन है रोहतक में, मैं वहां अपनी मदर को दिखाने के लिए गया हुआ, छोटा सा कैबिन था, किसी का हाथ टूट रहा, प्लास्टर टंग रहा भाई, किसी को खुजली हो रही है, किसी का सिर दर्द है, किसी को बुखार है, सारे मरे मरे से मुंह। जो अटेंडेंट था साथ वो वैसे डरा बैठा कि पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं, इतनी बीमारियों वाले मेरे भी लग जाए ना कभी। सारे मुंह लटकाए बैठे। इतनी देर में क्या हुआ, एक महिला आई, अपनी सास को दिखाने के लिए आई, उसकी गोद में, मैं तो कहूंगा कुछ 1 महीने का, 8-9 महीने का बच्चा, और उसने कंधे पे ऐसे लगा रखा। कंधे पे लगाने के बाद जब वो आके खड़ी हुई तो उसका जो मुंह था वो मेरे सामने आ गया। मैंने जैसे ही ऐसी तरफ देखा, उन्हें स्माइल किया, मैंने भी ऐसी बजा दी। उसने सोचा यार अंकल में तो कोई पंगा है, मुंह दूसरी तरफ कर लिया, दूसरे की तरफ किया, उसको हंसा दिया, तीसरे को हंसा दिया। उसने बुढ़िया को तब तक बैठाया तो वो गूंगी। 10 आदमी बैठे थे भाई, 10 के 10 एक छोटे से बच्चे ने आगे विदिन 3 मिनट सबके चेहरे पर क्या ला दी, स्माइल। दीज आर दी 3 क्वालिटीज विच आई फाइंड इन एवरी स्मॉल किड। कितना ही छोटा बच्चा हो, ये तीनों गुण उसमें है। फिर हम इन सारे गुणों को खो क्यों देते हैं? जब बात खत्म हो ना, जब ताली बजानी चाहिए ताकि मैं देख सकूं। मुझे बीच में देखना पड़ता है भाई क्या बताना है आगे। राजा पे हमला हो गया, बड़ी सीख है, छोटी छोटी बात। भाग खड़ा हुआ, समुद्र के रास्ते भागना है भाई। एक किश्ती ली, उसमें खाने पीने का सामान रखा, अपना धोबी बैठा लिया, रसोईया बैठा लिया, बाल बच्चे बैठा लिया और भाग खड़े हुए। रसोइये ने देखा यार ये कहाँ गए, चारों तरफ पानी पानी, हाँ डूबूंगा डूबूंगा, कड़े मचा दी डूबूंगा। राजा कहता है ये पागल तो नहीं है यार, हम सारे ऐसे कैसे डूबेगा? कहते महाराज डूबूंगा, चारों तरफ पानी। उधर पीछे जमीन थी, उससे भी आगे चारों तरफ पानी पानी। पागल हो गया, उसने पहली बार समुद्र देखा था, वो तो रोटी बनाया करता अंदर। डूबूंगा डूबूंगा, तो राजा तंग आ गया, कहता यार इसको चुप कराओ। धोबी कहता महाराज अगर परमिशन दो तो मैं करा सकता हूं इसको चुप। कहता तू कैसे चुप कराएगा? कहते आप एक बार आदेश दो मेरे को, अभी चुप करा दूंगा। चल भाई करा चुप। उसने धोबी उठाया, उठा के न वो रसोईया उठाया, उठा के धड़ाम से उसके समुद्र के अंदर जैसे उठा, गुड़ 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 डूबने लगा ना, उसका कॉलर पकड़ के बाहर खींच के और वापिस लाके रख दिया। रसोईया चुपचाप बैठा, चू नहीं करे। जब हमारी समस्या से बड़ी समस्या आ जाती है ना, तो पिछली छोटी लगने लग जाती है, उसको हम भूल जाते हैं। समस्याएं सारी दुनिया में है, लेकिन भाई उसको हैंडल करने का हमें थोड़ा थोड़ा सा। क्या जी बड़ी शिक्षा मिल गई, कोई हल्की फुल्की बात सुनाओ। सुनाऊं? एक नया नया टीचर लगा था, हम भी आपकी तरह स्टूडेंट थे भाई, सीधे ही बूढ़े पैदा नहीं हुए थे। बड़ी शरारत करते थे। कई बार तो क्या होता था, जो चीज मैडम पढ़ा रही है या सर पढ़ा रहे हो पहले से आती है, उल्टे पुल्टे काम करने को जी करे। सर जैसे ही लिखने को हो, पीछे से छोटी सी सीटी बजा दी। कौन था? अब भाईचारा इतना, कोई भी ना बताए, क्योंकि जिसने बता दी उसको सारे इकट्ठे होकर पीटेंगे रिसेस में। वो फिर करे, फिर सीटी बजा दे। नया टीचर, थोड़ा सा समस्या भी आती है, बाद में तो हम 30 मार खा हो जाते हैं, शकल देख के बता दें किसने क्या किया। टीचर बड़ा तंग हो गया कि भाई कैसे काबू किया जाए। उन्होंने वो चाक रख दिया कि लो भाई आज हम
पढ़ाते नहीं, आज हम बातचीत करेंगे, और वो भी आपकी पसंद की। सारे बच्चे खुश हो गए, अपनी सारी कॉपी बंद कर दी। कहता है भाई कल मैं ना शाम को 9:30 बजे से मैंने तुम्हारा ये लेसन तैयार करने के लिए बुक उठाई थी कि पापा कहते हैं पेट्रोल डलवाला गाड़ी में। मैंने कहा पापा रात को सुबह डलवा दूँ। कहता ना अभी डलवाला, मुझे जल्दी जाना, फिर सुबह तू उठेगा नहीं। और पापा ने मेरे को 10 बजे ही पेट्रोल पंप पे गाड़ी में तेल डलवाने के लिए भेज दिया। मैं क्या करता भाई, मानना पड़ता है। और जब मैं पेट्रोल डलवा के आने लग रहा ना, तो रास्ते में शेल्टर के नीचे एक सुंदर सी लड़की खड़ी, रात के 10:30 बजे। नया नया लेक्चर लगा था, तो 25-26 साल का ही था, मेरी तरह नहीं था। सारे लड़कों के कान खड़े हो गए, इतनी सुंदर लड़की इतनी रात को यहां खड़ी है। मैं तो चिंतित हो गया भाई, मैंने गाड़ी रोका, मैंने कहा बेटा क्या बात है? बेटा तो नहीं कह सकते, है ना, मेरे तो मुंह से निकलता। तो कहती है मेरे भैया को लेने आना था और उसकी बाइक खराब हो गई, हमारा फलाने फलाने मॉडल टाउन में घर है। कहती हाँ मैं उसी तरफ जा रहा हूँ मेरे साथ। कहती हाँ मुझे लिफ्ट दे दो। बैठ गई गाड़ी में। मैंने पूछा क्या करते हो? तो उसने बताया जॉब करती हूँ। आप क्या करते हो? तो मैंने बताया मैं तो लेक्चरर हूँ कॉलेज में। अच्छा कौन से कॉलेज में? नेकीराम कॉलेज में। वहां तो मेरा भैया पढ़ता है। अच्छा किस क्लास में है? कि सर क्लास का नहीं पता, पर वो सीटी बहुत अच्छी बजाता है। सारे बच्चों ने किसकी तरफ देखा? खड़ा बेटा। क्या कहना चाहते हैं? कभी भी टीचर से पंगा नहीं लेना चाहिए, वो इतने सीधे नहीं है। हालांकि आप छोटे बच्चे हो, पर मुझे लगता है आप इतने समझदार हो कि बात समझ में आ सकती है हमारे। ठग समझते हो कि जी चोर चूर तो समझते हैं, जेब कतरा भी समझते हैं। ठग आपने कम सुना होगा। ठग वो होता है भाई जो आमने सामने ठग के ले जाए। ठग को पता लगा कि इस लाला जी के पास बहुत बढ़िया एक हीरा है और इस हीरे को बेचने के लिए जा रहे हैं समुद्री रास्ते से। तो ठग ने फैसला किया मैं भी उसी जहाज से चलूंगा और रात को कर दूंगा प्रोग्राम। लाला जी को पता लग गया ये तो ठग है, ये कहां से आ गया और तेरे साथ साथ रहता है। जरूर किस चक्कर में है? तेरे हीरे के चक्कर में। शाम हो गई, दोनों अपने अपने बेड पे लेटे हुए। लाला जी इंतजार कर रहे हैं ये निकम्मा सो जाए तो मैं भी सोऊं। ठग इंतजार कर रहा है कि लाला जी की आंख लगे तो मैं हीरा निकालूं। करते करते 10, 11, 11:30, 12 बज गए भाई। आखिरी में ठग ने ही सोचा कितनी देर जागेगा। ठग की थोड़ी सी आंख लगी थी, जरा सी। लाला जी ने देखा अरे सो गया। उसने अपना हीरा निकाला और ठग की जेब में डाल दिया और लाला जी तान के सो गए। ठग ने देखा अरे लाला जी तो फेंफे सो रहे, फटाक से उठा, बैग छान मारा, अटैची देख ली, पैर देख लिए, जुराब देख ली, जूते देख लिए। सुबह के 3 बज गए पर हीरा नहीं मिला। सुबह सुबह लाला जी के आगे हाथ जोड़े खड़ा कि सेठ जी ना तो मुझे आपका हीरा चाहिए और ना कुछ और चाहिए, बस मेरे को ये बता दो आपने छुपा कहां रखा है। सेठ जी ने उसकी जेब में से हीरा निकाल के दिखाया कि ये देख तेरी जेब में। अक्सर हम लाइफ में ऐसा करते हैं, जो गुण आपके अंदर छुपा पड़ा है ना उसको दूसरों में ढूंढते फिरते। वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत इंटेलिजेंट, उसमें अरे सब कुछ तुम्हारे में भी है। गॉड हैज गिफ्टेड एवरी चाइल्ड ऑफ दिस वर्ल्ड विद वन क्वालिटी आर दी अदर। हो सकता है आप में एक क्वालिटी ना हो दूसरी हो, लेकिन हर बच्चे में कोई ना कोई गुण भगवान ने देकर भेज रखा है। उसको आप इनकलकेट कीजिए, उसको आप इंप्रूव कीजिए। आपको सपने आते हैं? कोई बढ़िया सा सपना बता सकते हो कि जी कहां सपने आने देते हैं? इतना तो होमवर्क है, घर पे है, वो घर वाले सिर पे चढ़े रहते हैं, ये मत कर वो मत कर, ये कोई नहीं कहता कि ये कर, है ना। सपने लेना बहुत जरूरी होता है बेटा लाइफ में। मैं अपना बताऊंगा और आपको देखना ऐसा मजा आएगा जैसे तो आपका सपना मैंने ले लिया हो। साइंस थी भाई, हमारा जमाना तो बहुत ही क्रूर था, संसाधन नहीं थे, इवन लाइट भी नहीं होती थी, पंखे भी नहीं थे, फ्रिज कूलर कुछ भी नहीं हुआ करता। 72 में मैट्रिक की मैंने। जब पेपर देकर घर जाते थे ना, इतना ज्यादा टेंशन होता था कि सारा दिन सोते रहते थे। मेरी दादी जी कहती थी इसको जगाया मत करो, कई दिन की नींद है, उठेगा जब ही खा लेगा। भाई इतनी बुरी तरह से नींद आती। और जब नींद आती ना, मैं क्या करता, एकदम से एक झटका सा मार के ना इकट्ठा हो जाता और इकट्ठा होके उड़ जाता
और उड़ के फिर सारे गांव के ऊपर से देखता गांव किस तरह का दिखता है, फिर रोज तक घूम के जाता, और ऐसे घूमते घूमते जब नीचे उतरता ना, कभी तो बिजली के तारों में फंस जाता, कभी किसी पेड़ में फंस जाता, और जब धड़ाम से नीचे आके लगता ना, तब सोचते वो शुक्र है बच तो गए। ये सपने आते थे। कब पूरे हुए जी? पूरे हुए 35 साल बाद जाके। बेटा तो अमेरिका चला गया, गुड़िया, मैं और मेरी वाइफ वैष्णो देवी जाएंगे जी। चलो भाई। वहां दीवार पे लिख रखा हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध, 300 रुपये, 800 रुपये प्रति सवारी, 8 गुणा 3 2400। यार 2-2.5 रुपये तो खर्च कर सकते हैं, हम दोनों नौकरी कर रहे हैं। हमने हेलीकॉप्टर की कितनी टिकट ले ली? अरे भाई उसने 5 आदमी बैठे थे, हम 3 तो हम थे, 2 कोई और थे, और उस हेलीकॉप्टर का उसने पायलट ने बंद करके खिड़की, और जब वो फट ऐसे किया ना भाई, मेरे को तो लगा जैसे मैं 8वीं का वो सपना जो मैंने बहुत पहले लिया था वो पूरा होने लग रहा। बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था जैसे तब दिखा करता। और जब घर आए तो बेटे की मेल आई हुई थी कि पापा आपकी टिकट करा दी है, और जो 5 मिनट का सफर था वो पहली बार 15 घंटे हवाई जहाज में उड़ा। सपने लीजिए बेटा, सपने पूरे होते हैं, सपने पूरे होते हैं। आप में से जो +2 है ना, +2 पास करके कॉलेज में जाएं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को वहां कॉलेज में कहा करता मैम कि एक सपना मेरे कहने की वजह से ले लिया करो, सिर्फ एक सपना, और आप भी उसे लेकर देखना कितना मजा आएगा। क्या सपना लेना है जी? उनका बेटा कहाँ से आता है? कि जी मैं मोखरे से आता हूँ। बस स्टैंड से आता होगा? हाँ। तू ऐसे करना, कल जब बस स्टैंड पे उतरे ना, 3 व्हीलर में जब बैठे, आंखों को थोड़ी थोड़ी बंद कर लेना और ये सोचना आई एम द डिप्टी कमिश्नर ऑफ रोहतक। कौन हूं मैं? रोहतक का डीसी। और जब ऑटो वाला चले तो तू ये सोचना आगे ड्राइवर है और पिछली सीट पे सिर्फ कौन बैठा है? मैं। और जब चौराहे पर से गुजरे ना, तब ये सोचना चारों तरफ का जो ट्रैफिक रोक रखा है वो किसके लिए है? मेरे लिए। और आगे कोई सिपाही जब सलूट मारे तो आप उसका सलूट जरूर लेना। और इस तरह से सपना लेते लेते जब नेकी राम गवर्नमेंट कॉलेज आ जाए ना, वो कहे बाबूजी 20 रुपये, तो उसको 20 रुपये निकाल के दे देना। और 3 व्हीलर से उतर कर जब तू कॉलेज के अंदर घुसेगा ना, सबसे पहला विचार तेरे दिमाग में ये आएगा कि यार ये डीसी कैसे बनते हैं, आईएएस का एग्जाम कैसे दिया जाता है, क्या इनके पास ऐसी किताबें हैं, क्या ऐसी लाइब्रेरी है, क्या नेकीराम का कोई स्टूडेंट डीसी बना है, मैं भी बन सकता हूं क्या डीसी? अरे और मैं सच में बन गया तो सुनील तो भाई जल के मर जाएगा, क्योंकि वो मेरे को देख के राजी। और उसके बाद जब भी आप लाइब्रेरी जाओगे आपको ये ख्याल आएगा यार यही किताबें हैं क्या जिनको पढ़ के डीसी बना जाता है। और बाई चांस किसी फंक्शन में डीसी आपको मिल गया तो आपको लगेगा यार ये मैं तो सोचता था डीसी पता नहीं क्या, ये तो मैं भी बन सकता हूं। दिस इज हाउ द थॉट प्रोसेस जनरेट्स। मैं जब भी चंडीगढ़ मैडम प्रिंसिपल की मीटिंग होती थी जाता था, वो क्या टॉपिक होता था वो तो मैं कर करा के ही जाता था। मैं हमेशा ये देखता था कि ये जो सामने आदमी बैठा है ना कमिश्नर, इसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है। एंड आई वॉज हैविंग सो मैनी क्वालिटीज जो उसमें नहीं थी। वो एक अलग बात है कि टाइम पर उसने एग्जाम दिया और उनके पेरेंट्स ज़्यादा जागरूक थे, सुविधाएं ज़्यादा थी। भाई हम गांव के स्कूल में पढ़े थे, हमें अंग्रेजी नहीं आती थी। इसलिए अपने टैलेंट को जांचिए, परखिए और ये कतई मत मानिए कि हम बड़े नहीं बन सकते। एक स्कूल में मैं गया हुआ था, वो हेडमास्टर साहब आके मेरे कान में कहते हैं सर छोटी छोटी बात बताना, हमारे तो आम घरों के बच्चे हैं। मैंने देखा है अपने देश में आम घरों के बच्चे ही झंडे गाड़ते हैं, जो पहले ही बड़े घरों में पैदा हो रहे हैं ना उनको तो पप्पू कहते हैं लोग, है ना। इसलिए अपना मोरल हाईएस्ट रखिए। यू कैन डू एवरीथिंग। कोई धरती पे ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। दो बात मैं छोटी छोटी और बताना चाहता हूं। एक तो कई बार हम टीचर लोग कह देते हैं आजकल के बच्चे तो ना ये हैं। अरे भाई आजकल के बच्चों को आप बच्चे मत मान लेना, बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमारी पीढ़ी तो कुछ भी नहीं। आप कंचे खेला करते, आप खेलते हो आजकल? जी अब बंद हो गया जी, हम खेला करते भाई, पैसे वैसे थे नहीं, 1 रुपए की 100 कंचे आया करते, खेला करते। और जो लड़कियां थी वो ईंट के टुकड़े छोटे छोटे लेके उनसे खेला करते, छोटे छोटे इस तरह के ही गेम होते थे। एक बच्चे को एक कंचा मिल गया, बड़ा सारा कंचा था, दुनिया भर के उसमें कलर। किसी ने बताया ये कंचा नहीं है, ये तो हीरा है। हैं? हीरा क्या होता है?
अरे हीरा बहुत महंगा होता है, कंचे तो 1 रुपए के सौ आते हैं, तो अकेला ही 5 रुपए का है, पुराने जमाने की बात है। अच्छा इतना बढ़िया है, हाँ फिर क्या करूं इसका, तू बेच दे, इससे बहुत सारे कंचे आ जाएंगे। कहाँ बेचूं, कि गांव में अपने मेला नहीं लगता, वहां तू भी बेच देना। गांव में मेला लगा, पट्टे ने बोरी बिछा ली, वहां क्या रखे बैठा, कंचा का हो हीरा का हो, वो रखे बैठा, जो भी आए अरे क्या क्या कर रहा, कि हीरा बेच रहा हूं। तो किसने हीरा बता दिया है? अब हीरे की परख सिर्फ किसको होती है? जोहरी को। एक जोहरी आ गया, उसने देखा छोटा सा बच्चा क्या लिए बैठा है, हीरा। कहता अरे ये कितने का देगा? बच्चे ने सोचा यार वो 5 रुपए का कह रहा था, कहता 25 का दूंगा। कितने गुना रेट बढ़ा दिया? 5 गुना, 25 का। कहता ये 25 का थोड़ा है, कहता मतलब नहीं है। तो जोहरी को शक हुआ कि इसको जरूर थोड़ा बहुत तो जरूर पता है भाई। तो कहता अच्छा चल ठीक है 25 का, कितने में देगा? कहता 25 का। कहता तू 20 रुपए में दे दे ना। कितने में देगा? 24 में देगा? नहीं। कितने में? 25। कहता 24 रुपए 95 पैसे में देगा? कहता नो। रेट कितना लगेगा? उसने सोचा यार इसका कौन ग्राहक होगा, बेवकूफ बच्चा है, चलो मेला देख लेता हूं, आते 25 में ले लूंगा, ना ही देता था। वो आगे चला गया, पीछे से दूसरा जोरी आया और उसने देखा हाय गांव में हीरा रखा है, फटाक से 50 रुपए का नोट निकाल, ले बेटा। पूछा ही नहीं कितने का दे रहा है। बच्चा कहता मैं तो कितने का दूंगा? 25 का। 25 उसको क्या कर दिए? वापिस कर दिए। 25 रुपए डाल के अपनी बोरी को समेटने लग रहा था, इतनी देर में पिछले वाला वो जो पहले गया था ना 24-95 वाला, वो आ गया। कहता ला भाई 25 में ही दे दे। कहते वो तो मैंने बेच दिया। कितने का बेचा? 25 का। तो वो जोरी कहता रहा तू बड़ा बेवकूफ है, हीरा और तूने 25 में बेच। कहता अंकल और कुछ भी कह देना, मेरे को बेवकूफ नहीं कह दोगे। 5 रुपए की चीज को कितने में बेची है? 25 में। बेवकूफ तो तू है जिसको पता भी था कि हीरा है और फिर भी 5 पैसे के चक्कर में खो दिया। मुझे तो लगता है भाई आजकल के बच्चों को कोई बेवकूफ मत कह देना। दे आर मच इंटेलिजेंट, मच पोटेंशियल इज देयर इन देम, और उनकी तो मैं कहता हूं कोई ऊंचाई नहीं है, इतने ऊंचे स्थान तक ये जा सकते हैं। और टीचर्स को मैं ये आभास दिलाना चाहता हूं, जब आपका पढ़ाया हुआ कोई बच्चा IAS बनेगा ना, या कोई पायलट या कोई फाइटर पायलट या कोई मिसाइल मैन तक जाएगा, तो टीचर को जो खुशी होती है वो खुशी पेरेंट्स को भी नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ इतनी निर्लिप्त भाव की खुशी होती है। कोई स्टूडेंट आपकी मैडम को आपकी तनख्वाह आगे नहीं देने वाला, लेकिन फिर भी खुशी बहुत ज़्यादा होती है। एक उदाहरण है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने टीचर्स के उसमें गुस्ताखी की है, तो एक बढ़िया एग्जाम्पल भी मुझे देकर जाना चाहिए ताकि टीचर्स नाराज ना हो। हालांकि मैं टीचर तो 32 साल तक रहा, प्रिंसिपल तो 4-5 साल तक ही था। फिर भी अमेरिका अक्सर जाना होता है भाई। वहाँ के कॉलेज में मैडम मैं कई बार गया, यूनिवर्सिटी भी घूमी, लेकिन स्कूल में नहीं घुसने देते हो। वहाँ का कल्चर मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आप देखना कितना अच्छा लगेगा आपको। जब टीचर क्लास के अंदर जाता है तो बच्चे नहीं कहते गुड मॉर्निंग, टीचर कहती है जाते ही लव यू ऑल, मैं आप सबसे प्यार करती हूँ। लेकिन जब मैडम ऐसे कहती ना लव यू ऑल, तो एक बच्चा ऐसा था जो साफ सफाई नहीं रखता था, नाखून नहीं काटता था, बैग गंदा होता था, कॉपी पे जल, वो कहती मैं कह तो देती हूँ लव यू ऑल, लेकिन टेडी को तो मैं प्यार नहीं करती। पेपर हुए, नंबर भी कम ही आए, प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा अनटाइडी रहता है, जिलत भी नहीं चढ़ाता, कपड़े ऐसे होते हैं, टाई नहीं बांधता, लेट आता, 15 चीज़ें लिख दी। प्रिंसिपल मैडम के पास रिपोर्ट गई तो उन्हें मैडम बुलाया, मैडम ये क्या लिख दिया आपने? प्रोग्रेस रिपोर्ट मीन्स प्रोग्रेस, बच्चे ने स्कूल में क्या प्रोग्रेस की ये बताओ, कमियां नहीं बतानी। क्लास टीचर कहती मैडम क्या बताऊं, इसमें कुछ है ही नहीं। कहते नो, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसमें कुछ भी ना हो, आप इसकी पुरानी रिपोर्ट मंगाओ। 7वीं 8वीं की रिपोर्ट मंगाई गई। 7वीं की रिपोर्ट में लिख रखा टैडी इज द ब्राइटेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। अरे ये ब्राइटेस्ट, बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैडम गलती से, कहता ऐसे गलती थोड़ा हो सकती है, मेरे साइन है नीचे। 8वीं की दिखाओ, 8वीं में लिख रखा टैडी इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट बॉय, अच्छे बच्चों में से एक है। अरे तीसरी रिपोर्ट इस सेमेस्टर के शुरुआत में लिखा हुआ है टैडीज मदर हैव बीन डिटेक्टेड विद टर्मिनेटिंग कैंसर, टैडी की मां को कैंसर होने का पता चला है, हमें इस बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। और नेक्स्ट सेमेस्टर में लिखा है टैडी लॉस्ट हिज मदर,
माँ गुजर गई, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। मैडम को बहुत पछतावा हुआ, रिपोर्ट जमा कराई और अगले दिन जब क्लास में गई और कहा लव यू ऑल, आज भी मैडम को लगा आज मैं औरों से भी ज़्यादा किसको प्यार करती हूँ, टैडी को। इतना प्यार बच्चे को दिया टैडी ने, इतना सम्मान अपनी मैडम का किया। अभी तो माध्यमिक में भी नहीं पहुंचे, इतना प्यार और सम्मान दिया बेटा। 8वीं 9वीं 10वीं और 12वीं में जब विदाई होने लगी ना, फेयरवेल पार्टी, मैडम के लिए सब गिफ्ट लेकर आए, अपनी क्लास मैडम के लिए। सबके गिफ्ट चमचमा रहे थे, सिर्फ एक गिफ्ट था जो कागज में अखबार में लपेटा हुआ था। किसका है वो? मैडम ने वही गिफ्ट खोला, उसमें से एक छोटी सी शीशी निकली, परफ्यूम की शीशी, और वो भी आधी। बेटा ये क्या ले आए? मैम ये परफ्यूम मेरी माँ लगाती थी, और जब मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हुई ना, तो इस परफ्यूम को हमने ताबूत पे छिड़का था। अगर ये ताबूत ये परफ्यूम अगर लगा कर आप आएंगी ना, मुझे लगेगा मेरी माँ जिंदा हो गई। टैडी चला गया, कॉलेज में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर में टैडी ने लास्ट में लेटर लिखा मैडम को, मैडम आई हैव कम अक्रॉस 7 मोर टीचर, 7 नए प्रोफेसर मिले, लेकिन आप जैसा गुणी कोई नहीं था। यू आर दी बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ। फर्स्ट ईयर में लिखा, सेकेंड ईयर में लिखा, फाइनल ईयर में लिखा, और हर बार लिखा करता कि मैडम जिंदगी में मेरे को आपसे अच्छा टीचर नहीं मिला, यू आर दी बेस्ट टीचर। करते करते बच्चे को नौकरी मिल गई। नौकरी के बाद क्या होता है? शादी हुई। उससे पहले मैडम रिटायर हो गई। बच्चे ने इनविटेशन भेजा मैडम को कि मेरी शादी में आप जरूर आना। शादी चर्च में थी, 3 कुर्सियां लगाई गई, ब्राइड, ग्रूम और मदर। सभी रिश्तेदार ताजुब करें, मदर तो 8वीं में ही चली गई थी, ये कुर्सी किसकी लगा रखी है? मैडम बैंत लेकर चलती आई, बुजुर्ग थी, मैडम को लाके बैठाया गया। टैडी ने अपनी मैम को अपनी दुल्हन से कैसे इंट्रोड्यूस करवाया और दुल्हन को मैडम ने आशीर्वाद कैसे दिया, मुझे लगता है इन दोनों चीजों में जीवन का सार छिपा है। बच्चे ने कहा अपनी दुल्हन से कि ये जो भद्र महिला दिख रही है ना, ये मेरे लिए माँ से भी ज्यादा है। मैं जो भी कुछ आज हूँ सिर्फ किसकी वजह से हूँ? मेरी मैडम की वजह से हूँ। इतनी माँ से भी मेरे लिए ज्यादा सम्माननीय है। मैडम ने जो आशीर्वाद दिया वो उससे भी गजब का था। मैडम ने कहा बेटा जिससे आप शादी कर रहे हो ना, ये आम बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है जिसने मुझे रियलाइज कराया कि टीचर क्या होता है, कितना महान होता है। जिस दिन से ये बच्चा पढ़कर मेरे से गया है, हर साल इसने चिट्ठी लिखी, और इस जैसे न जाने कितने टैडी मैंने लाइफ में बनाए हैं। आई एम थैंकफुल टू सच ए ग्रेट स्टूडेंट। खत्म करें बात? गर्मी लग रही होगी भाई, कहोगे तो एक और सुना दूंगा। मैं तो कल शाम से जुटा हुआ हूँ कि भाई डीएवी स्कूल में इतनी अच्छी बात मुझे बतानी चाहिए ताकि बच्चों को ये लगे कि हमारा टाइम खराब नहीं हुआ। इतनी गर्मी में सुनने की हिम्मत सबके पास नहीं होती। बहुत कम ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो किसी बाहर से आए हुए का लेक्चर सुनने का समय निकालते हैं, और स्टाफ मेंबर तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनके टीचर्स को ये इच्छा होती है कि किसी दूसरे की बात सुन लूँ। आप सरकारी स्कूल में जाकर देखो, टीचर ये सोचते हैं चलो 1 घंटा तो पिंडा छुटा, और फिर मैं होता हूँ और बच्चे होते हैं, बाकी सारे आहिस्ता आहिस्ता करके खिसक जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और 1-2 बात मैं आपको और बता देता हूँ ताकि आपको ये लगे कि यस, कॉन्फिडेंस की बात बताएं। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? लड़का था, बहुत इंटेलिजेंट था भाई, खूब पढ़ लिया, कंपटीशन भी ये वो सब कुछ कर लिया, MBA BCom सारे टेस्ट पास कर लिए, नौकरी नहीं मिली। कभी किसी टीचर ने बताया था कि अगर आप ये काम करो तो उसमें इतना पैसा है, ये है वो प्लान तो करता था पर उसके पास क्या नहीं था? पैसा नहीं था। बैंक में गया, वो कहता भाई 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, मैं 11 आदमियों को नौकरी दे दूंगा, इतना पैसा कमा लूंगा, इतने दिन में उतार दूंगा। कहता, बैंक वाला कहता तेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए गहने हैं? कहता यार गहने होते तो तेरे पास आता। तो कहता कोई जमीन है? कहता तू ठीक तो है? तो कहता अच्छा चलो जमीन भी नहीं है, गहने भी नहीं, घर तो होगा? कहता नहीं हम तो किराए पे रहते हैं। कहता खड़ा हो यहाँ से, बैंक में कोई ऐसे फालतू के पैसे पड़े हैं क्या? पहले क्या लेकर आना, कोई सिक्योरिटी, या तो गहने होने चाहिए, जमीन होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। भाई बच्चा बहुत ज़्यादा मायूस हो गया और पार्क में जाके बैठ गया, माथा पकड़े बैठा, हे भगवान मेरे पास अगर 5 लाख रुपए होते तो मैं ये कर देता वो कर देता। माथा पकड़े बैठे ही था, इतनी देर में एक आदमी आया,
कहता अरे बेटा कैसे, टेंशन से में लग रहे हो। कहता अंकल क्या बताऊं, बैंक में गया था, अगर वो मेरे को 5 लाख रुपए दे देते ना तो मैं ये मशीन लाता और ये कर लेता और वो कर लेता और फलान कर लेता। अच्छा इतनी हिम्मत है तेरे में? हाँ जी। आप कौन हो? तो अपने यहाँ जैसे अमीर को अंबानी कह देते हैं ना, टाटा या अंबानी कह देते हैं, तो उसने बताया कि मैं अंबानी हूँ। अच्छा अंबानी, फिर तो नमस्ते अंकल, बहुत पैसे होंगे आपके पास तो। कहता हाँ भाई हैं, और मैं दे भी दूंगा तेरे को, लेकिन मेरी 2 शर्त है, ऐसे पैसे बांटता नहीं फिरता मैं। क्या शर्त है अंकल? पहली शर्त तो ये कि मेरे 5 लाख रुपए तू तभी लेगा जब और कहीं से भी तेरे को ना मिले, कोई भी ना देना, फिर मेरे 5 लाख ले लेना। दूसरी कि ये 5 लाख सिर्फ तुझे 1 साल के लिए दूंगा, ब्याज व्याज मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इसी तारीख को इसी दिन यहीं पर बैठकर आपको मेरे 5 के 5 वापिस देने। ठीक है अंकल, शर्त मंजूर है? हाँ। अंबानी ने पीछे से अपनी जेब से चेक बुक निकाली, कितने का चेक काट के दे दिया? 5 लाख रुपए का चेक उस बच्चे को दे दिया। क्या बात है। चेक हाथ में आया, सारी रात सपने देखे, पैसे लेके मैं ये करूंगा वो करूंगा फलान करूंगा। सुबह सुबह चलने लगा ना उठ के, तो याद आ रहा, पहली शर्त तो ये थी कहीं से भी पैसे मिलते हो तो वहां से लेना। कहता एक बार बैंक में तो जाऊं। बैंक में गया और जाके मैनेजर की टेबल पे मुक्का मारा। कहता 5 लाख रुपए देता है या नहीं? कहता नहीं तो। कहता नहीं तो ये रहा चेक अंबानी का। मैनेजर ने सोचा यार ये तो कोई बड़ा ही वो हिसाब किताब है, उसने उसको 5 लाख का लोन दे दिया। भाई 1 साल में बच्चे ने बहुत मेहनत की, खूब सारा पैसा कमाया, और उसी तारीख को उसी बेंच पे जाके चेक लेके बैठ गया। कौन आएगा वापस लेने? पूरे 5 बजे जैसे पहले आया था उसी तरह से अंबानी आया और कहता ला भाई मेरा चेक। चेक देने ही लग रहा था, इतनी देर में पीछे से हवलदार आया और अंबानी की गर्दन पकड़ ली। कहता रहा कहाँ का अंबानी, ये तो पागल है, चेक करवाने आता हूं तो छुड़ा के भाग जाता और चेक बांटता फिरता। कहता मैं तो अंबानी हूं, ये तो पागल आदमी है। बात समझ में आई? चेक के दिए जाने से बच्चे को क्या मिल गया? कॉन्फिडेंस। इतनी हिम्मत उसमें आ गई। दिया कुछ नहीं, तकरीबन यही काम हम टीचर लोग करते हैं। बच्चे का मोरल इतना बूस्ट करिए आप कि वो कुछ भी करने को तैयार हो। आपने देखा आजकल क्या बोलते हैं, फाइटर पायलट कौन बनने लग गई हैं? लड़कियां, जिनको आप ये सोचते हो कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकती। दे कैन डू एनीथिंग। आप रीना मैम का, आपके सारे स्टाफ मेंबर्स का, और भाई आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों का तो मैं शुक्रगुजार हूँ ही, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी तालियां बजाई, इतना प्रोत्साहन दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।